Hello, my dear students. A very good morning to all of you. I am here again with वीडियो नंबर 11 जिसमें मैं बात करूंगी चैप्टर नंबर 14 CSR यानी कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की, और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे। स्टार्ट करें वीडियो, लेकिन उससे पहले एक बार वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। क्लियर योर बेसिक्स ऑफ कॉमर्स विद मी एंड ऑल्सो गेट अपडेट्स अबाउट स्कॉलरशिप एंड न्यूज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस। To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello students, chapter number आपका 14 CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रबंधन सामाजिक उत्तरदायित्व। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि थोड़े टाइम की कमी की वजह से मैंने प्रॉपर जो कॉपी में नोट्स होने चाहिए थे वो नहीं बनाए। वैसे ही चैप्टर 8 मार्क्स का है और इतनी मैं श्योर हूँ कि जो मैं इस चैप्टर में आपको आप ही की बुक से समझाऊंगी आपको इजीली चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, साथ ही साथ लर्न भी होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपको लगता है कि कुछ मेन लाइन्स वगैरह रह गई, अदरवाइज मैं हाईलाइट करवाऊँगी उनको, चैप्टर के चलते हुए क्वेश्चन भी बताऊँगी। इसके अलावा मैं एक वीडियो बना रही हूँ, उसमें अलग से क्वेश्चन भी होंगे, हम सब बातें करेंगे। पर यहाँ पर जो कॉपी वाले नोट्स हैं वो मैं अवेलेबल नहीं करवा पाई, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें समझ में नहीं आया इसमें, या फिर अलग से पॉइंट्स चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आकर मुझसे आप बोल सकते हैं मैम कि CSR वाले नोट्स दे दीजिए। तो मेरे पास जो भी है 2 to 3 पेजेस जो मैंने इसके मोस्ट बनाए हैं वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं CSR। उससे पहले एक और बात, अभी 18 तारीख को मैथ्स का पेपर हुआ है, RBSC मैथ्स का। उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, यानी कि जो चैप्टर्स 2 मार्क्स के थे उनमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क्स वाला 1 मार्क का। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इस तरीके से तैयारी करके जाएँ कि पेपर चाहे बिल्कुल ईजी आए और चाहे हार्ड कितना भी आए, हम अपना बेस्ट दें और कहीं पर भी नहीं अटके। क्योंकि देखो मैथ्स तो फिर भी हो सकता है भाई कुछ फॉर्मूले भूल जाओ आप या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, BST भूलने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको हर कंटेंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया इजीली कहीं ना कहीं टच माइंड में कर गया होगा। अगर 15 चैप्टर में से कोई बच्चा मान लो 3 से 4 नहीं भी करके जाता है ना, 11 चैप्टर करके जाता है और मेरी वीडियोस वो 3 से 4 चैप्टर की देख के गया है, तो मैं इतनी श्योर हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अच्छे से उसके बारे में लिख देगा। तो अपनी तैयारी इस तरीके से रखना कि 6 मार्क का क्वेश्चन अगर किसी और चैप्टर में से भी आता है तो हम उसे कर पाएँ। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के लिए उत्पन्न हुआ उत्तरदायित्व क्या कहलाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व। जैसे आप और हम हैं, ठीक है, आपकी और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सबसे पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अपने मदर फादर के लिए, स्कूल के लिए और फिर सोसाइटी के लिए, ठीक है। और देखा जाए तो अपने देश के लिए, सोसाइटी आपका आसपास का, और फिर क्या हो गया आपका नेशन, उसके लिए भी आपकी क्या होती है जिम्मेदारी। और फिर ग्लोबली हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि यार प्रकृति के प्रति भी हमारी क्या है जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं कुछ ना कुछ। वैसे ही क्या है, जो कंपनीज होती हैं, जो संगठन होते हैं, जो क्या करते हैं व्यवसाय करते हैं, उनका भी क्या होता है उत्तरदायित्व होता है। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लोगों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, समाज में रहकर काम कर रहे हैं, समाज के लोगों से क्या कर रहे हैं, संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, समाज के लोगों से काम करवा रहे हैं और समाज के लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि समाज की भलाई के लिए काम करें, ठीक है। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने फर्स्ट पेज, कुछ बच्चों की क्वेरी हो सकती है मैम आपने फर्स्ट पेज तो बिल्कुल भी नहीं लिया, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो पढ़ने लायक हो या फिर समझने लायक हो। जो मेन मैटर है वो इसी पेज से स्टार्ट है, ठीक है। क्या क्या आता है सामाजिक उत्तरदायित्व में, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करना, योजना बनाना, उनको फंड वगैरह देना, और एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करना, गवर्नमेंट के लिए रोड्स वगैरह के लिए कुछ डोनेशन देना। जैसे भी कोरोना 19 था तो PM जी हमारे क्या अपील कर रहे थे कि आप कोरोना फंड में डोनेशन दो, तो अजीज प्रेम जी वगैरह जो बड़े बड़े क्या हैं व्यापारी वगैरह हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने क्या करा, अच्छा अमाउंट क्या करा, डोनेट किया, 500 करोड़ 1500 करोड़ ऐसे। तो वो सब क्या है, वो सब CSR में ही आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका HR बोवेन के अनुसार, इन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को बताया है कैसे, कि सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करने से है और उन निर्णयों को लेने से है तथा उन कार्यों को करने से है जो समाज के मूल्य व उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। यानी कि वो क्या है, समाज के मूल्य और उद्देश्यों के लिए एकदम परफेक्ट है, उन कामों को करना, उन नीतियों को लागू करना और निर्णयों को लेना ही सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में आता है। देखो यहाँ पर आपको सीधे परिभाषा दे दी गई है, अर्थ नहीं दिया है।
अगर अर्थात से पूछा जाता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ बताइए, तो भी आप सीधे ये लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। एंड्रूज क्या कहते हैं? प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय समाज के कल्याण के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वास्तविक लगाव से है, जो किसी संस्थान को चरम विनाशकारी कार्य को करने से रोकता है तथा मानव कल्याण की अभिवृद्धि में योगदान देने वाली दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। यानी ये क्या कह रहा है कि जो संस्थान वगैरह होती है, देखो उनके पास बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, मशीनरी वगैरह होती है। जो छोटी मोटी संस्थाएं उनकी हम बात नहीं कर रहे, कुछ बड़ी संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, आसपास के एरिया को कंट्रोल करने की भी पावर रखती हैं। जैसे कोई क्या कर रही है, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ भी ड्रग्स से ही बनती है। तो हमेशा ड्रग्स का मतलब गैर कानूनी चीज़ों से नहीं होता। कभी भी जाओगे तो मेडिकल ड्रग सोसाइटी होती है, जो अभी दवाएँ लेते हैं, पैरासीटामोल, ये सब क्या होता है, ये ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या पावर है कि ये अच्छा खासा अपना गलत इम्पैक्ट भी चाहे तो मार्केट में डाल सकती हैं, यानी विनाशकारी कार्य कर सकती हैं। तो CSR क्या करता है, उन्हीं को रोकने का उन पर प्रयास वो करता है और मानव कल्याण की अभिवृद्धि में योगदान देता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर अलग अलग प्रबंधकों के अलग अलग मत थे। कुछ तो मानते थे कि ये क्या है, बिल्कुल वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक व्यापारी को केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ सोचते थे नहीं, समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि जो टाटा नैनो थी, उसकी कार की कीमत कितनी थी, 1 से 1.5 लाख रुपए थी। क्यों थी? क्योंकि भाई हर वर्ग, यानी कि जो एक मध्यम वर्ग है या फिर जो गरीब वर्ग है, वो भी क्या करे, कार ले पाए, ठीक है। ठीक इसी तरह प्रगतिशील और समग्र चिंतनशील विद्वान समाज के लोकोपयोगी और कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रयास किए जाने वाले कार्यक्रम जैसे गरीब उन्मूलन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार आदि को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन वो मानते हैं। प्रबंध समाज का आर्थिक और उत्प्रेरक एजेंट है। अतः प्रबंध को समाज में सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों का विकास करने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने, समाज के विभिन्न वर्ग, पुरुष, महिला, युवा, बच्चे, ग्रामीण, केवल एक ही वर्ग तो नहीं होता समाज में, उसको हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। उन सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी जिम्मा किस पे होता है, प्रबंध के ऊपर ही होता है। और यही क्या कहलाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व। पर अगर आपके पास आता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम जो एंड्रूज और HR बोवेन की बातें हैं वो वहाँ पर लिखी जाएंगी। ये केवल कंसेप्ट क्लियर करने के पर्पज से है। R. जोसेफ मोनेसन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को कितने स्तर पर उल्लेखित किया, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि R. जोसेफ मोनेसन ने कितने स्तर पर इसको उल्लेखित किया। तो इन्होंने किया 4 स्तर पर उल्लेखित। कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं। कानून का पालन प्रथम स्तर, जन आकांक्षाओं की पूर्ति द्वितीय स्तर, जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान तृतीय स्तर और जन आकांक्षाओं का सृजन चतुर्थ स्तर। और अगर एग्जाम में आता है तो देखो कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप इसको ऐसे एक डब्बे में पैक कर देना, ठीक है, बोले मतलब इन 4 लाइनों को टीवी की तरह उसमें रख देना आप, क्लियर। इसके बाद इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखो सामाजिक उत्तरदायित्व है, अब बहुत सारी कंपनीज वगैरह क्या होती हैं, उनको क्या लगता है कि यार हम क्यों समाज के लिए पैसा खर्चें, नहीं खर्चना हमें, तो हमारा मन नहीं है, ठीक है। जैसे कि अर्निंग क्या है, मतलब कमाता हर कोई है, एक एज के बाद, बच्चों की बात नहीं कर रही, यहाँ पर कमाता हर कोई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि केवल खुद ही पर फोकस करते हैं, नहीं यार मैं अच्छा खाना चाहता हूँ, मैं मेरी फैमिली को, ठीक है। कुछ लोग और अच्छा सोचते हैं, नहीं यार कि मेरे आसपास की मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, अगर मेरे पास हो सके तो, ठीक है। अगर मेरे आसपास कोई गरीब जा रहा है तो उसको खाना खिला सकूँ, या फिर हर संडे में कुछ ऐसा करूँ ताकि लोगों का भला हो, तो वो क्या कर रहा है, अच्छा सोच रहा है ना समाज के लिए, ठीक है। वैसे ही क्या होती है, कंपनी की भी थॉट्स होती हैं। प्रथम स्तर क्या बताता है, प्रथम स्तर ये बताता है कि इस स्तर पर प्रबंध उपक्रम के संदर्भ में व्यवसायिक कानून का पालन करती है। यानी कि प्रथम स्तर ये बताता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का संस्थान क्यों पालन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बोला है, कानून ने उसे बोला है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है, उसकी तो मजबूरी हो गई। जैसे कोरोना के बाद मास्क लगाना क्या हो गई, लोगों की मजबूरी हो गई। स्वेच्छा से तो बहुत कम लोग लगा रहे हैं जिनको खुद की सिक्योरिटी चाहिए। आधे लोग तो क्यों लगा रहे हैं कि अरे यार जुर्माना कट जाएगा, अभी पुलिस वाले लोग आएंगे और मुझसे 100-200 रुपये लेके मेरा जुर्माना लेकर चले जाएंगे, वो तो इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। वैसे ही कंपनी क्या करती है, केवल इसलिए खर्चा करती है सामाजिक उत्तरदायित्व में, अच्छे कामों में, कि भाई गवर्नमेंट की उन पर क्या है, बाउंडेशन है, मजबूरी है। फिर है द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कहते हैं ना 19-20 का अंतर, वो वाली बात है। प्रबंध जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का अनुमान करता है और उसके अनुकूल दृष्टिकोण में कदम उठाता है। यानी कि वो देखता है कि चल ठीक है यार, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, तो उसने पहले प्रॉब्लम्स देखी, उसके बाद उसने क्या करा कि उसको थोड़ा बहुत कहीं पे लगा कि चल थोड़ा बहुत उसमें अच्छा काम कर दूँ, तो वो होता है द्वितीय स्तर। यानी कानून का शिकंजा भी है यहाँ पर कुछ पार्ट में, लेकिन वो क्या थोड़ा बहुत सोच भी रहा है लोगों के बारे में। आई बात समझ में। फिर तृतीय स्तर,
इस स्तर पर प्रबंध पहले से ही जनमत और जन आकांक्षाओं का क्या करता है, पूर्वानुमान कर लेता है, अनुमान लगाता है, उसके अनुकूल दृष्टिकोण में कदम उठाता है। इसमें क्या करता है, वो पहले से ही लोगों के बारे में सोचता है कि नहीं यार, मेरी सोसाइटी को मेरी ज़रूरत है, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो उसने ये नहीं देखा कि कानून का शिकंजा है मेरे ऊपर, या वो थोड़ा ऊपर नहीं, वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर होकर तृतीय लेवल पर आया। उसने खुद के अपने मन से सोचा कि नहीं, मुझे मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, ताकि मैं अपना डोनेशन समाज को आगे बढ़ाने में दे सकूँ। फिर बात आती है चतुर्थ स्तर की। यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें प्रबंध आदर्श समाज के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए स्वेच्छा से नई जन आकांक्षा को जन्म देता है। यानी कि वो इतने अच्छे अच्छे काम करता है कि लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती हैं। जैसे मान लो आपके आसपास कोई एनजीओ वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो या फिर गांव वगैरह में अगर एनजीओ नहीं हो तो कोई अच्छा, मान लो जैसे कह सकते हैं भामाशाह वगैरह, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोगों को क्या लगता है कि अगर उनको बताया जाएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये हो रहा है ना, जन आकांक्षा को जन्म दिया जा रहा है वहाँ पर, और वो क्या कर रहा है, स्वेच्छा से समाज को समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 दिन हमारे पास बचे हैं। आई होप आप लोगों का बेस्ट टू बेस्ट रिवीजन मैं करवा पाऊँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम रही तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब तक मैंने ये ट्राई किया कि जो बच्चा मुझे कमेंट करता है मैं क्विक टाइम उसका रिप्लाई करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 22 तारीख के बाद आपका स्कूल तो खत्म हो जाएगा, बट कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, नए मतलब नए कोर्सेज, यानी कि किस कोर्स में बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए, क्या स्कॉलरशिप्स उसको मिल सकती हैं, क्या बेटर गाइडेंस उसको फ्यूचर के लिए रहेगी। और आपको अगर कन्फ्यूजन है कि मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए, या फिर पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हो तो जो मैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगी उस पर आकर ही आपको मुझसे पूछना वो पड़ेगा। रॉबर्ट हे तथा इडगरे ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के निम्न प्रारूपों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? अधिकतम लाभ प्रबंध, ठीक है। अधिकतम लाभ प्रबंध क्या बोलता है, ये एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था, यानी कि उनकी बुक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इस पुस्तक में स्मिथ ने यह विचार किया कि उद्यमी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन तभी करता है जब ऐसा करने से उसे लाभ होता है। भाई एक उद्यमी क्यों काम करेगा, क्यों प्रोडक्शन करेगा, जब तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो कब करता है, जब उसे लाभ होने की उम्मीद होती है। इस प्रकार जब समाज उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है तो उनकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। यानी कि क्या कर रहा है समाज, उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आप अपना उत्पादन करो, हम आपसे परचेज करेंगे। तो वो लोग क्या स्वार्थ भावना में जाते हैं कि यार इनको तो मेरा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, यहाँ तो मेरी चल रही है, ठीक है। तो वो स्वार्थ भावना पर डेवलप हो जाती है, वो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट के बारे में सोचता है। हो सकता है वो माल भी खराब बेचने लग जाए, उसको तो कुल मिला के क्या करना है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। इससे समाज को अधिकाधिक वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार के प्रबंध में यह अवधारणा होती है कि जो मेरे लिए अच्छा वो देश के लिए अच्छा। यानी कि वो केवल 1% की बात कर रहा है खुद की, और खुद के बिहार पे पूरे देश को क्या बोल रहा है कि अगर मैं अच्छा तो मेरा देश अच्छा, मतलब जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे देश के लिए भी अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके लिए रॉबर्ट हे तथा इडगरे ने जो 3 प्रारूप बताए वो कौन कौन से हैं, या फिर उन्होंने कौन से प्रारूप दिए। अधिकतम लाभ प्रबंध का सिद्धांत क्या कहता है, तो अधिकतम लाभ प्रबंध का सिद्धांत कहता है मेरे लिए जो अच्छा वो मेरे देश के लिए अच्छा। फिर है न्यासीता प्रबंध। न्यासीता प्रबंध की अवधारणा किससे प्रेरित है, तीसा की मंदिर से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पिछले साल में आ चुका है, पर फिर भी हमारा समझने का कर्तव्य यहाँ पर बनता है, क्योंकि छोड़कर हमें कुछ नहीं जाना है। बोर्ड एग्जाम है, ऑलरेडी मैथ्स में गड़बड़ी हो चुकी है, बीएसटी में हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो तीसा की मंदी से ये प्रेरित है। इसमें यह स्वीकार किया गया कि प्रबंध का उत्तरदायित्व केवल क्या होगा, लाभ अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि कर्मचारी, अंशधारी, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और जनसामान्य के प्रति भी इसका क्या है, उत्तरदायित्व। यानी इससे थोड़ा और क्राइटेरिया बढ़ा दिया। उसमें आ गए कर्मचारी, अंशधारी, सामाजिक लोग, थोड़े बहुत पूर्तिकर्ता, ग्राहक वगैरह इसमें आ गए। इसके बाद है इस मत के अनुसार प्रबंधकों को ट्रस्टी के रूप में संगठन के परस्पर विरोधी दावेदारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार यह मान्यता स्वीकार की गई कि जो एक उपक्रम की, यहाँ पे देखो वो एक इंसान की बात कर रहा था, उस बिहाफ पे देश के लिए वो अच्छा बता रहा था। यहाँ पर हम एक इंसान से उठकर केवल एक संस्था, एक उपक्रम पर आ गए, वो देश के लिए हम क्या बता रहे हैं, अच्छी बता रहे हैं। किसी की क्वेरी हो, तीसा की मंदी क्या थी। तीसा की मंदी अमेरिका में एक आर्थिक संकट आया था सन 1930 में, ठीक है। और अमेरिका का वो आर्थिक संकट पूरे देखा जाए तो ग्लोबली फैल गया और लोगों को वो डुबा गया, ठीक है। तो ये था तीसा की मंदी। बहुत हमें कुछ नहीं करना, तीसा की मंदी केवल एक मैंने जनरल क्वेरी के लिए बताया है कि ये अमेरिका में जो 1930 में आर्थिक संकट आया था, ठीक है, 1929 से ये स्टार्ट हुआ था। जीवन की गुणवत्ता प्रबंध,
ये सबसे बेस्ट है। प्रबंध का यह विचार सामाजिक उत्तरदायित्व के नवीनतम दर्शन को प्रकट करता है। जैसे जैसे हर चीज़ में डेवलपमेंट होता जा रहा है, हर चीज़ का क्या होता जा रहा है, नया व्यू आता जा रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, खुद के लाभों को ना देखकर कोशिश ये की जा रही है कि ग्रुप के लाभों को वहाँ पर देखा जाए। जो लाभ अधिकतम करने वाले प्रबंध तथा न्यासीता प्रबंध दोनों से भिन्न है। इस कारण यह इस दर्शन को स्वीकार करती है कि जो समाज के लिए अच्छा वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। इसने तो पूरी बात ही क्या कर दी, बदल दी। इसने क्या करा, यहाँ ऊपर हम बात कर रहे थे जो एक इंसान के लिए अच्छा, ठीक है, वो किसके लिए अच्छा, कंट्री के लिए अच्छा। जो एक उपक्रम के लिए अच्छा, वो कंट्री के लिए अच्छा। ये तो बिल्कुल उल्टा आ गया कि जो समाज के लिए अच्छा वो हमारी कंपनी के लिए एकदम अच्छा, ठीक है। और न्यासीता, अगर किसी को वर्ड नहीं पता हो तो न्यासीता का मतलब होता है निजी संपत्ति को उस समय तक मान्यता प्रदान नहीं करता जब तक कि वह समाज द्वारा मान्य तथा उसके कल्याण के लिए उपयोग ना की गई हो। यह संपत्ति के स्वामित्व एवं उपयोग का निषेध नहीं करता, बल्कि उसको दूसरों के साथ बांटने, जरूरतमंदों के साथ मिलकर बांटने खाटने पर जोर देता है। यानी कि न्यासीता ही बोलता है कि सबके साथ चलो, सबको साथ लेकर चलो, जो भी चीज़ है हमारा उसको इंडिविजुअल यूज़ करने के बजाय सबके साथ लेकर उसको चलना चाहिए। इस प्रकार लाभार्जन को स्वीकार करते हुए जीवन गुणवत्ता प्रबंध में विश्वास रखने वाले प्रबंध समाज के लिए हानिप्रद माल का उत्पादन विक्रय नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जब हमने ये सोचती है कि जो समाज के लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो कभी भी गलत कामों के लिए क्या होगी, प्रेरित नहीं होगी। इस अवधारणा में प्रबंध समाज की संयुक्त समस्याओं को हल करते हैं और सरकार को साझेदार के रूप में देखता है। वही सरकार भी क्या कर रही है, आपके अच्छे के लिए तो काम करती है, वो आपके बुरे के लिए काम तो करती नहीं है। और उनको सपोर्ट किसका चाहिए होता है, जनता का चाहिए होता है, बड़े बड़ी जो उद्योग हैं उनका चाहिए होता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाला प्रबंध समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करने, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा हर प्रकार से समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए वो तैयार रहता है। वह जन स्वीकृति के आधार पर कार्य करता है, समाज द्वारा अपने कार्यों का मूल्यांकन चाहता है। यानी कि जो लोगों को अच्छा लगता है, लोग उसको परमिशन देते हैं, उनके आधार पर वो काम करता है और ये चाहता है कि समाज उसका मूल्यांकन बार बार करता रहे। देखो, अगर वो उनके क्या करेगा, इच्छा के विरुद्ध काम करेगा, तो समाज इतना डेवलप हो चुका है कि अब बहिष्कार करने में वो पीछे नहीं हटता। जैसे चीन हमारे साथ अभी इतनी गड़बड़ियाँ कर रहा है, तो जगह जगह पर भारत में क्या हो रहा है, उसके सामान का बहिष्कार हो रहा है। टिकटॉक लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। आपको पहले की तरह टिकटॉक अब लोगों के फ़ोन में इतना ईजिली नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसे ही ये क्या बताता है कि समाज द्वारा कार्यों का मूल्यांकन चाहता है। भाई अच्छा काम करोगे तो डेवलप होगे, और नहीं करोगे तो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा। कुछ वर्षों पूर्व तक प्रबंध का सामाजिक दायित्व केवल कल्याणकारी कार्य करने तक ही क्या था, सीमित था, किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सामाजिक दायित्व की अवधारणा पूर्णतः बदल गई। 20वीं शताब्दी ने बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। प्रबंध का वास्तविक स्वरूप सामाजिक और मानवीय है, क्योंकि वे क्या है, संसाधनों का प्रन्यासी है, समाज के संसाधनों का प्रन्यासी उनका ध्यान रखता है, केयर टेकर है। अतः प्रबंधक को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना होता है। आर ऑकरमैन कहते हैं कि हाल ही के वर्षों में समाज ने प्रबंध से कुछ नई अपेक्षा की है, जिनमें क्या क्या है, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में नेतृत्व प्रदान करना। अगर समाज में कोई बुराई उत्पन्न हो रही है तो क्या कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो संस्थाएं वगैरह हैं वो उसको क्या करें, उन्मूलित करें। मान लो किसी एरिया में कोई बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश हुई और उसने देखा कि मेरे पास का गाँव क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों को डेवलप करूँ, जो भी सुविधाएँ यहाँ पर होनी चाहिए मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँ। स्पष्ट है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा एक विस्तृत विचारधारा है जो प्रबंधकों को सामाजिक हितों के मूल्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद प्रेरित करती है, यह समाज की मान्यता, जीवन की स्थिरता, एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय का संचालन करने पर बल देती है। यह प्रबंधकों को समाज के हित में नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण करने, एक तरीके से बताया गया कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा क्या क्या कर्तव्य जनरेट करवा देती है। क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक विचारधारा में कौन कौन से कर्तव्य शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके हित में नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए, सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, समाज की श्रेष्ठ रचना के लिए, ताकि समाज में क्या हो, कल्याण में अभिवृद्धि की जा सके। फिर है आपका सामाजिक प्रतिबद्धता अथवा सामाजिक दायित्व के निम्न 3 स्तर होते हैं। ये हमने पहले भी समझ लिया था, वही रिपीट हो रहा है केवल, फिर मैं वापस बता दी। निम्न स्तर जहाँ पर क्या है, काम कर रही है केवल और केवल कानूनी बाध्यता यहाँ पर काम कर रही है, वो होता है निम्न स्तर। उसके बाद है आपका मध्यम स्तर, यानी कि थोड़ा ऊपर उठ के। इस स्तर पर प्रबंध सामाजिक परंपराओं, मूल्यों, आकांक्षाओं के कारण अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। वे स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार नहीं करते तथा कानूनी आवश्यकताओं से कुछ अधिक ही समाज के कल्याण के काम को करते हैं। वे न्यायता की भावना और अच्छी निगमित नागरिक की आकांक्षा से कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है।
ये है जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि लोगों को क्या दो, ट्रेनिंग वगैरह दो, ताकि वो अपने स्वयं के कार्य कर सके, अन्यथा कहीं पर जॉब वगैरह वो लग सके। कानून से थोड़ा ऊपर उठ के हुआ क्योंकि वो लोगों के लिए सोच रहे हैं और वो ट्रेनिंग वगैरह फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन से राजस्थान पत्रिका में HCL कंपनी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि आप हमारी संस्था से जुड़ें, ठीक है, 1 साल ट्रेनिंग लें और फिर हमारी संस्था में ही काम करें। तो वो फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो क्या है, वो उनका CSR ही है। उच्चतम स्तर पर सामाजिक संवेदनशीलता, जहाँ पर इंसान के अंदर आने लग जाती है ना चीज़ की, नहीं यार ये गलत हो रहा है, मुझे अंदर से आती है बहुत बार, सही करना चाहिए। जैसे बहुत बार स्कूल में मान लो आपको कोई फ्रेंड बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, एक दोस्त को आपके, और आप क्या देखोगे, यार इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या आप क्या करोगे, टीचर के पास जाओगे, क्योंकि एक तरीके से वो कानून हो गया वहाँ का कि मैम ये मेरे फ्रेंड को परेशान कर रहा है। टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, फिर आपने क्या करा, पेरेंट्स के पास गए कि परेशान कर रहा है, उसका उन्होंने एक्शन नहीं लिया, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये मेरे फ्रेंड को ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, संवेदनशील रहते हो कि नहीं ये कैसे परेशान कर सकता है मेरे दोस्त को, मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही समाज में जो कंपनी वगैरह होती है वो ट्राई करती है कि हमारा समाज क्यों पिछड़े, हम आगे बढ़ें। इस स्तर पर प्रबंधक समाज की समस्याओं, कठिनाइयों, महत्वपूर्ण मसलों के प्रति संवेदी और जागरूक हो जाते हैं। उनका व्यवहार समाज के हित में कार्य करने, समाज को समस्या मुक्त बनाने का होता है। वे समाज की समस्याओं को पूर्वानुमान करके उनके घटित होने के पूर्व ही उन्हें दूर करने का प्रयास करने लग जाते हैं, यानी कि समस्या है उससे पहले उसको दूर कर दो। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, मानसून आने वाला पहले नालों वगैरह की सफाई करवा देती है ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो या फिर विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट से बचे तो हमें हो। प्रबंधक सामाजिक दायित्व, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है कि प्रबंधक सामाजिक उत्तरदायित्व कैसा होता है। पहला है आपका जो कदम वो है सामाजिक बाध्यता। यहाँ पर क्या होता है, लाभ का विचार फोकस करता है, लेकिन कानून की वजह से हमें वो काम करना पड़ता है, वरना समाज के लिए अगर हम भला नहीं करेंगे तो समाज हमको समाज के बाहर टाटा बाय बाय कर देगा। बोले तुम हमारा नहीं कर सकते तो हम तुम्हें क्यों वैल्यू दे, बाय बाय टाटा, ठीक है। सामाजिक दायित्व, न्यासीता भावना, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर उठे, लोगों के साथ मिल बांट कर काम करने की थॉट संस्था में उत्पन्न हुई। सामाजिक प्रति संचेतना, जीवन किस्म का विचार, यानी कि जीवन उत्तम कैसे हो इसका विचार इस वाली सीढ़ी पर आ जाता है। प्रबंध के सामाजिक दायित्व का क्षेत्र प्रकार, अब देखो इसमें आप लोगों के पास 11 पॉइंट इस बुक में है, 11 भी नहीं 12 है, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व, अपनी संस्था के प्रति, स्वामियों के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति, कर्मचारी के प्रति, ग्राहकों के प्रति, क्योंकि देखो हर एक में क्या है 12 से 8 से 12 पॉइंट है। अगर सबको समझने बैठ गए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो में कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 12 पॉइंट है आपके, उसमें अगर आप 8 भी करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हमारे पास हो जाते हैं, अप्रोक्स 90 to 96 पॉइंट हो रहे हैं। और इतना बड़ा चैप्टर है नहीं कि मैं आपको उसको एक पॉइंट को समझाऊं, इसलिए केवल मैं एक आपको समझा देती हूँ, उसकी बिहार पे बाकी भी। और पहले बता दूँ कि 10-12 पॉइंट मत करना, एक पॉइंट के लिए मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट कर लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा। मोस्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ग्राहकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, उसके अलावा स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व और विश्व के प्रति उत्तरदायित्व। ये 4 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक वीडियो डालूंगी जो मैंने अलग अलग क्वेश्चंस निकाले हैं जो उनमें मोस्ट हैं, वो सब मैं एक ही वीडियो में शामिल कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास अभी कल का दिन बाकी है रिपीट करने के लिए। तो ऐसा पैनिक मत होना कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, हमारा सब कुछ कंप्लीट होगा और हम बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। बस कॉन्फिडेंट होकर आप लोग जाना। अगर किसी बच्चे ने मेरी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे बोर्ड एग्जाम में लेकर आए, कैसे अपना स्ट्रेस मिटाएं, वो वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, 12th RBSC के लिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है बहुत ही अच्छा, ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 22 ही है। हो सकता है मैं उसको बाद में एक्सटेंड कर दूँ, पर अभी के लिए मैंने उसकी लास्ट डेट 22 रखी है। तो जितना जल्दी हो सके उसमें आप रजिस्टर अपना करवा लो, क्योंकि फ्री रजिस्ट्रेशन है। अब क्या है पूरा प्रोसेस हो तो वीडियो में जाकर ही आपको मालूम चलने वाला है। स्वयं के प्रति दायित्व, प्रबंधकों के अपने स्वयं के प्रति क्या दायित्व होते हैं या अपने पेशे के प्रति क्या दायित्व होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना, सबसे पहला होता है सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाए। ऐसा नहीं है कि समाज के लिए हम गलत कर रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाता है। प्रबंध के पेशे के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखना, अपने पेशे के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखो। बहुत बार हम देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या करा, किसी की किडनी निकाल कर बेच दी, या फिर डॉक्टर ने घूस ले ली और किसी जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया। तो ये सब क्या होता है, पेशे की प्रतिष्ठा को नुकसान देता है। बोले यार एक डॉक्टर ने ऐसा किया, तो एक डॉक्टर के बजाय साथ ही उस पूरी कम्युनिटी में थोड़े सवाल उठने लग जाते हैं। तो हमेशा अपने पेशे के प्रति क्या करो, प्रतिष्ठा बना के रखो। पेशेवर जैसे कि
ये चीज़ टीचर पे भी फॉलो हो सकती है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बहुत हायर फीस लेते हैं, या फिर कंटेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में आप देखोगे तो बच्चों को प्रेशराइज़ करा जाता है कि नहीं मुझसे ट्यूशन पढ़ो, अदरवाइज़ वो ब्लैकमेल करता है मैं तुम्हारे मार्क्स काट लूँगा। तो बच्चे को वहाँ पढ़ना तो पड़ता है, पर वो मन में 100 गालियाँ लेकर उस टीचर के लिए चलता है कि अरे यार ये कैसा टीचर है, और बाकी टीचर्स के लिए भी वो ऐसी थॉट वहाँ पर अपने माइंड में क्रिएट कर देता है। जबकि सारे टीचर सेम नहीं होते। हमेशा अपने पेशे के प्रति बहुत लोग होते हैं जो प्रतिष्ठा बनाकर रखना चाहते हैं। पेशेवर संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना, ये भी कर्तव्य है कि जहाँ पर पेशेवर संगठन लागू होते हैं जैसे सीए, वकील, डॉक्टर, उनकी सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। पेशेवर शिष्टाचार का पालन करना, जो शिष्टाचार होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन तो आपको करना ही चाहिए। प्रबंध आचार संहिता का पालन करना, ठीक है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब हमने बात की थी पेशे की। तो क्या होती है आचार संहिता, उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए। प्रबंध के ज्ञान एवं शोध के प्रति विकास में योगदान देना। देखो शोध कार्य कभी नहीं रुकता। आप नई नई चीज़ें डेली डेवलप जो देखते हो वो कैसे डेवलप होती है, वो शोध कार्य के द्वारा होती है। तो उनके प्रति अपना योगदान देना, जैसे अपने कुछ अनुभव वगैरह है वो आप वहाँ पर बता सकते हो। आप यानी कि जो पेशेवर रखती है वो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ स्टार्ट होता है अपना CSR। व्हाट इज CSR इन एक्चुअल। यहाँ तक अभी तक हम पढ़ रहे थे सामाजिक उत्तरदायित्व, अब शब्द बदल गया, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। निगम वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गया। निगम क्या होता है, बेसिकली कंपनी को ही निगम कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व चेंज हो गया। अब तक जो हम संगठन और संस्थान के रूप में पढ़ रहे थे उसको हम निगम वर्ड लगाकर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्यवसाय का समाज के प्रति विभिन्न रूपों में उत्तरदायित्व होता है। व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। इस दृष्टि से सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों द्वारा समय समय पर विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। ये सब वेस्ट, मतलब 4 लाइनें पढ़ी हमने, वेस्ट कुछ भी नहीं था। अब तक जो बात कर रहे थे वही था, मेन लाइन पढ़ो अपनी कि पहली बार इसको कब प्रेशराइज किया गया, सब पे इम्प्लीमेंट किया गया। पहली बार इसे किया गया कंपनी अधिनियम 2013 पहले लागू होता था, कंपनी अधिनियम 1956, उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था, पर 2013 में इनिशिएटिव लिया गया। और CSR को हर कंपनी नहीं, कुछ क्राइटेरियाज है उसकी भी हम बात करेंगे, उनके लिए लागू कर दिया कि इन कंपनीज को CSR यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पालन करना पड़ेगा और अपना डोनेशन उसमें देना ही देना पड़ेगा। सामान्य शब्दों में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय है व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाएं और गतिविधियां, ठीक है। याद करने से कुछ नहीं है, व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्ग उनके लिए की जाने वाली क्या सामाजिक गतिविधियां और क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एक क्वेश्चन बन जाता है कौन सी धारा के अंतर्गत यह आता है। देखो ये आपके 12th के अकॉर्डिंग ही नॉर्मल जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो बच्चे जाएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कौन सी धारा लागू होती है। धारा 135 लागू होती है, ध्यान रख लेना, धारा 135 लागू होती है। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक दायित्व सौंपा गया ताकि देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान और विकास में उनकी सक्रिय सहायता सुनिश्चित हो। देखो छोटी मोटी कंपनीज तो खुद के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती है, अपने पक्षकार को ध्यान रखने वो बहुत होता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो अरबों में जिनके टर्नओवर्स हैं, करोड़ में टर्नओवर है, उनके पास काफ़ी पैसा होता है ताकि वो क्या कर सके, समाज को डोनेट कर सके और समाज का उत्थान कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट भी कितना करेगी, गवर्नमेंट के पास भी फंड कितना आएगा, ठीक है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार अब देखो यहाँ पर ये बताया गया कि किस किस के लिए ये मैंडेटरी है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 बताती है कि ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता कितनी हो 500 करोड़ रुपए, यानी टोटल कैपिटल कितनी है 500 करोड़ रुपए, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो मतलब जो मिनिमम है उससे अधिक भी हो सकती है। सेकंड है ग्रॉस प्रोडक्शन कितना है 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, तो सेकंड पॉइंट। या फिर किसी वर्ष के यानी कि वित्तीय वर्ष के कुल लाभ कितने हो 5 करोड़ या अधिक, तो 3 पॉइंट। यानी कि CSR किन किन कंपनियों पर लागू होता है, CSR 3 प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है। पहली है जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ या अधिक हो, दूसरी कंपनियां वे होती हैं जिनका सकल उत्पाद 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो, तीसरी कंपनियों के अंतर्गत उनको हम शामिल करते हैं जिनका कुल लाभ वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ या अधिक हो। फिर उनके मध्य क्या होता है, एक मंडल बनाया जाता है, 3 या अधिक निदेशक उसमें होते हैं, एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन होता है, ठीक है, और एक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशक का मतलब है कि वो पार्शलिटी ना करे, जो ओरिजिनलिटी है कि भाई एक कंपनी का इतना CSR बनता है वो पूरा उस पर फोकस रखे। उक्त CSR समितियाँ उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में नीतियाँ निर्धारित करेगी जो ये PDF थोड़ी अनक्लियर है, हम दूसरे से उसको कवर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं।
उक्त CSR समिति उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में नीतियाँ निर्धारित करेंगी जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दर्शाई गई हैं। ठीक है, CSR समिति किसके नीति निर्धारित करेगी? जो अनुसूची 7 में दर्शाई गई हैं। समिति इन गतिविधियों में लगने वाले संभावित खर्च, इस हेतु बजट आवंटन करने के लिए निदेशक मंडल के पास प्रस्ताव भेजकर अनुशंसा करेगी। ये एक तरीके से प्रोसेस दिया गया है कि CSR कैसे काम करता है। इन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का किस प्रकार संचालन हो रहा है, इसका पर्यवेक्षण भी किया जाएगा, यानी एग्जाम किया जाएगा कि भाई सही काम चल भी रहा है या नहीं। इसका भी किस पे बाहर होगा? CSR समिति पर। इन कार्यों का विवरण वेबसाइट पर प्रसारित करना जरूरी हो जाएगा, वरना कैसे मालूम चलेगा कि कोई कंपनी CSR के लिए काम कर रही है। बहुत बार आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो CSR में अपना इतना दे रही है, या फिर कोई कंपनी खुद ही के बारे में बताती है कि हमने इस वित्तीय वर्ष में CSR में इतना डोनेशन दिया था कि गवर्नमेंट को, लोगों को मालूम चले और लोगों का विश्वास इस पर बढ़े। समिति यह भी सुनिश्चित करती है कि कंपनी के सकल लाभ का कम से कम 2%, ठीक है, CSR नीतियों के क्रियान्वयन पर खर्च हो। आगे बताया जाएगा कि कितना खर्चा करना मैंडेटरी होता है, पर आपको याद रख लो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2% डोनेशन देना CSR में जरूरी होता है। कितना? पिछले 3 वर्ष के आधार पर 2% डोनेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी। 2% डोनेशन ही यहाँ पर दिया जाता है। यदि कंपनी द्वारा CSR गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जाता तो निदेशक मंडल इसके कारणों का उल्लेख धारा 134 के अंतर्गत प्रेषित की जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में करेगा। क्लियर? कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? देखो वैसे तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी अगर आ गया तो इस हिसाब से ही आप थोड़ा इसको अच्छे से देख लेना कि 2013 के प्रावधान CSR से रिलेटेड बताइए। तो फर्स्ट है आपका लागू होना। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको 3 पॉइंट की, जिनकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान क्या हो, 500 करोड़ की बिक्री हो या अधिक हो, 1000 करोड़ उनका क्या हो, प्रोडक्शन हो, और 5 करोड़ रुपये उनका प्रॉफिट हो। तो ये 3 पॉइंट वही है, कुछ स्पेशल हमने यहाँ पर नहीं किया। इसके बाद है संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना, सेकंड पॉइंट हो गया। कंपनी द्वारा बनाई गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की जानकारी कंपनी के संचालक मंडल की रिपोर्ट में शामिल करनी होगी। समिति के कार्य। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति क्या क्या काम करेगी? एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी। नीति बनाना जरूरी है, बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होगा। जो इस अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में संचालक मंडल की सिफारिश को यहाँ पर करेगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है आपका इन क्रियाकलापों पर व्यय की गई राशि की सिफारिश करेगी, यानी कि कितना इसमें व्यय किया जाएगा उसकी सिफारिश की जाएगी। सिफारिश का मतलब होता है आगे उसको पहुंचाना, सारी बातें उन लोगों को क्लियर करना। कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या करेगी? वो मॉनिटर उसको करेगी। और फिर है आपका 4th पॉइंट संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। वो 3rd पॉइंट में आपके इंक्लूडेड थे, ये है 4th संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। देखो इसमें समझाने से नहीं होता, जहाँ पर टेक्निकल टर्म्स आ जाती है, जहाँ पर थोड़ा लॉ वर्क करने लग जाता है ना, वहाँ पर आप चीज़ों को न्यूमोनिक्स बना के लर्न तो कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको ईजी वे में समझ में आएगी। पर मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि आपको ईजी वे में वो समझ में आए। पर जैसे संचालक मंडल है तो उसका आप नाम नहीं बदल सकते, ठीक है। कंपनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व इस वर्ड को आप नहीं बदल सकते। नीतियों का अनुमोदन करेगी, अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इस नीति को प्रकट करेगी। इस चीज़ को हम ये जरूर है कि प्रोसेस के रूप में पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, समिति बनाई जाती है, समिति नीतियाँ बनाती है, नीतियाँ क्या करती है, अपनी अनुशंसा करती है, फिर वो सिफारिश वगैरह करती है। उसके बाद निर्धारित तरीके से काम किया जाता है, लोगों को दिखाना भी पड़ता है, इसलिए कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाता है। ऐसे स्टोरी बना के जरूर हम इसको याद कर सकते हैं। संचालक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में सम्मिलित क्रियाकलाप कंपनी द्वारा किए जाए, यानी कि CSR में जो आपने काम सम्मिलित किए हैं वो किए ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वादे बड़े बड़े कर दिए और काम करने के नाम पर कुछ भी वहाँ पर नहीं किया। खर्च करना, कंपनी को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 3, देखो वित्तीय वर्ष कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो उसके पहले की क्या है, जस्ट 3 जो पहले के साल है उनके औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2% क्या करना पड़ेगा, उन्हें वो खर्च करना पड़ेगा। और समिति को ये अनुसरण करना पड़ेगा कि भाई सच में खर्च हुए भी या नहीं। स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता, ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ पर आपने अपनी कंपनी लगाई है तो ऐसा नहीं है ना कि आपने जयपुर के किसी आसपास के लोकेलिटी इलाके में अपनी कंपनी लगाई और भले का काम करने चले गए आप कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो प्रेफरेंस किसको दो, स्थानीय क्षेत्र को दो, क्योंकि मटीरियल वगैरह भी तो वहीं का यूज़ ले रहे हो, काम भी तो वहीं पे कर रहे हो, ठीक है। कंपनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलापों में उस क्षेत्र को प्राथमिकता देती है जिसमें कार्य कर रही है कंपनी, ताकि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और कंपनी को भी सहूलियत रहे।
असफलता का उल्लेख देखो, कभी जैसे गांव वगैरह की बातें करें तो भामाशाह क्या होते हैं, वो अपने ही स्कूल के क्या करते हैं, सॉरी अपने गांव के स्कूल वगैरह को क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं कि भाई अगर सरकार नहीं उठा पा रही खर्चा, कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा। तो ऐसा नहीं है ना कि वो जयपुर के भामाशाह थे और उत्तर प्रदेश का उन्होंने किसी स्कूल को काम में लिया डोनेशन देने के लिए। अगर वो बहुत बड़े भामाशाह बहुत सारे स्कूल्स में डोनेशन करते हैं तब तो बात अलग है, पर केवल एक दो प्रोजेक्ट्स अगर वो चला रहे हैं तो वो प्रेफरेंस किसको देंगे, अपने स्थानीय क्षेत्र को ही देंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों का भला करना बेटर है ना। असफलता का उल्लेख, यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों में खर्च करने में असफल रही तो भी इसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा और साथ ही साथ कारण भी बताने पड़ेंगे। शुद्ध लाभ की गणना करनी पड़ती है निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर व्यय करने के लिए। शुद्ध लाभ की गणना 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, ठीक है, धारा 198। अन्य प्रावधान धारा 135 के अंतर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 2014 बनाए गए हैं, जो कि कब से लागू हैं, 1 अप्रैल 2014 से ये लागू होते हैं। ध्यान रखना, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कब से लागू है, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गए हैं। थोड़े से पॉइंट्स और बचे हैं। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक कंपनी क्या करती है, या उसकी सहायक है सूत्रधारी कंपनी। सहायक और सूत्रधारी कंपनी भी आपने क्या होगा अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि ये कंपनीज क्या होती है। सहायक कंपनी जो किसी मेन कंपनी की क्या होती है, अंडर में काम कर रही होती है। ऐसी प्रत्येक विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है जिसकी शाखा या परियोजना कार्यालय भारत में स्थित है, यानी कि कोई फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में अपना काम कर रही है तो उसके भी CSR के रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप वहाँ पर होने वाली है। एक कंपनी CSR गतिविधियों या कार्यकलापों के निष्पादन में अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी कार्य कर सकती है, लेकिन इसका उसको अपना CSR कमेटी को अनुमोदन कराना होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है ना भाई, 2-3 कंपनी का बजट क्या है बहुत अच्छा बन गया, अगर वो अकेले अकेले काम करते तो वो अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। वहीं अगर 2-3 कंपनीज ने मिलकर एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करा तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो मिलकर भी काम कर सकती है। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना तो सब कुछ डेवलप है कि भाई हिसाब तो हम अलग अलग रख ही सकते हैं कि हमारी कंपनी ने इतना दिया इतना दिया, कुल मिला के करना क्या है, समाज का उत्थान करना है। तो चाहे 2 लोग मिलकर करो चाहे 4 लोग मिलकर करो, करना समाज का उत्थान ही है। जैसे अगर एक इंसान कुछ अच्छा करने जाता है तो उसके साथ 2-3 लोग और शामिल हो ही जाते हैं। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत केवल भारत में किए जाने वाले कार्यकलाप के व्यय को शामिल किया जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, भारत के बाहर आप कितना भी डोनेशन करते हो भारत को तो फायदा नहीं हो रहा ना, तो भारत की नीति के अंतर्गत भी नहीं आएगा। बाहर चाहे आप अरबों खरबों का दान दे दो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर इंडिया में दे रहे हो तो उसकी वैल्यू है। ऐसे क्रियाकलाप जो कंपनी के केवल कर्मचारी और उनके परिवार के लाभ के लिए होते हैं किए जाते हैं, उन्हें CSR गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, खुद की फैमिलीज़ वगैरह को बहुत अच्छे से सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड कराती है। मान लो एम्प्लॉयज़ को फ्री में मेडिकल सर्विस वगैरह दे रही है, तो ये सब CSR में नहीं आएगा। ये उनकी कंपनी का खुद का पर्सनल प्रॉफिट है, ताकि वो अपने कर्मचारी को रोक के रख सके। अगर वो उसको CSR में दिखाती है तो वो गलत होता है। गैर सूचीबद्ध कंपनी या निजी कंपनी को CSR समिति में स्वतंत्र संचालक नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। देखो, गैर सूचीबद्ध कंपनी क्या होती है, स्टॉक मार्केट सुना है ना, जो कंपनी वहाँ पर क्या है रजिस्टर्ड नहीं है वो गैर सूचीबद्ध कंपनी होती है। सूचीबद्ध यानी जो सूची में होनी चाहिए, गैर सूचीबद्ध यानी जो सूची में नहीं है, सिंपल। निजी कंपनी समझते ही हैं कि जो पूरी तरह से क्या है, किसी निजी व्यक्ति द्वारा की पैसा इकट्ठा किया गया है, या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो कंपनी जो सरकारी कंपनी नहीं है वो क्या होती है, निजी कंपनी। मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ निजी कंपनी की निजी कंपनी क्या होती है। और इसमें क्या है, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं तो वे ही CSR कमेटी के सदस्य माने जाएंगे, जबकि हमारे पास गवर्नमेंट कमेटी के लिए क्या रूल था कि 3 लोग होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है भाई, बहुत सारे पब्लिक भी तो वहाँ पर शेयर खरीद सकती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और यहाँ पर 2 ही है तो वो 2 ही माने जाएंगे। CSR कमेटी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों के निष्पादन के संबंध में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था कायम करेगी। यानी कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ का बजट पारित कर दिया और 10 लाख रुपए खर्च करके उसको 1 करोड़ बना के शो करो और 90 लाख का गबन करके आप बैठ गए। नहीं, बिल्कुल हर चीज़ तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि 1-1 रुपये का हिसाब वहाँ पर मालूम किया जा सके। कंपनी के संचालक मंडल को संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद अपनी CSR गतिविधियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा। CSR गतिविधियों के व्यय के बाद कोई राशि बचती है तो उसे कंपनी के व्यवसायिक लाभ का भाग नहीं माना जाएगा, वो नेक्स्ट CSR में इंक्लूड हो जाएगी। कंपनी को अपनी CSR नीति तथा इसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों का विवरण निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर प्रकट करना पड़ेगा। वेबसाइट वाली बात 2 या 3 बार आ चुकी है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। सीधी सी बात है ना कि तुमने करा तो दुनिया को दिखाओ कि हाँ हमने करा, ठीक है, बस इतना सा है।
निगमी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भारत में कार्यरत विभिन्न कंपनियों द्वारा वर्ष 2015-16 में सीएसआर पर किए गए वास्तविक व्यय और कार्यों का इंडिया सीएसआर आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 करोड़ से अधिक व्यय करने वाली 200 यानी कि इंडिया सीएसआर आउटलुक एक संस्था है जो लोगों को क्या करती है, एग्जामिन करती है लोग यानी कंपनीज की वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो 2015-16 में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने किस किस को रखा कि जो कंपनियां 1 करोड़ से अधिक खर्च कर रही हैं सीएसआर पर, उन कंपनियों का सर्वे किया और जानकारियाँ इकट्ठी की। ऐसी कितनी कंपनियाँ निकली? 250, जिनमें से उन्होंने कुछ मुख्य कंपनियाँ हमें यहाँ पर दे दी। अब केस स्टडी ऑफ सीएसआर, आरबीएससी में देखो केस स्टडी वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हमारा सिलेबस, जबकि फोकस किया जाना चाहिए। 12th तक आपको अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जब थोड़ा ग्रेजुएट होने के बाद जब पीजी में आप कदम रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि केस स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट हमारी स्टडी के लिए होती है। पश्चिमी राजस्थान में कार्यरत केरियन कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की कहानी तेल उत्पादन के साथ वही समृद्धि की बहार। ठीक है, ये इसकी कुछ टैगलाइन वगैरह होगी। वहाँ पर क्या है, केरियन कंपनी क्या निकालती है? तेल निकालती है। तो उन्होंने क्या अच्छे काम करे वो हम यहाँ पर एक बार चलिए रिव्यू कर लेते हैं। राजस्थान सरकार विभिन्न कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर बाड़मेर जिले के सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। थार के रेगिस्तान में 2004 में हुई 2.5 दशक की सबसे बड़ी तेल मंगला के बाद केरियन कंपनी ने क्रूड ऑयल का उत्पादन शुरू किया। ठीक है, तो बाड़मेर जिला विश्व के तेल मानचित्र पर स्थापित हो गया। पहले बाड़मेर, हम ये भी सुनते हैं ना कि तेल सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? अरब कंट्रीज़ में निकलता है, ये सबको पता है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया में भी निकलता है। अब इंडिया के साथ ये क्या हो गया, तो हमारे राजस्थान में आ गया। तो बाड़मेर क्या हुआ, जिला विश्व के तेल मानचित्र पर स्थापित, तो यहाँ पर वो हो गया। गत 2 वर्ष के दौरान राज्य सरकार और केरियन इंडिया ने साथ मिलकर विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया है। ठीक है, इन कार्यक्रमों में जीवन अमृत जैसे प्रकल्प जो गांव-गांव में क्या है, शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है, वही स्वच्छ भारत अभियान की क्रियान्वित में भी सही योगदान है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है जीवन अमृत प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट ने क्या करा, समुदाय तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, केरियन इंडिया, टाटा पीरामल हेल्थ, सर्वजल स्थानीय एनजीओ ने मिलकर जिले के विभिन्न गाँवों में पीने का आरओ फिल्टर जल उपयोगकर्ता तक पहुँचाने के लिए पहल की। इस प्रोजेक्ट में एक वाटर एटीएम कियोस्क की स्थापना गाँव में ऐसे स्थानों पर की गई जहाँ ग्रामीण आसानी से पहुँच सके, यानी कि केरियन इंडिया, टाटा पीरामल हेल्थ, सर्वजल स्थानीय जो एनजीओ थे वहाँ के, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इन सब ने मिलकर क्या करा, लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने की कोशिश करी, आरओ वाटर पहुंचाने की वहाँ पर कोशिश करी। जल कियोस्क ऐसी जगह लगाए गए जहाँ पर क्या मिले, लोगों को इजीली जल मिले। भाई ऐसी जगहों पर, रेगिस्तान वगैरह में तो वैसे ही पानी के इतने इशूज़ हैं। हमें कितनी बार अखबार में पढ़ते हैं कि लेडीज़ों को 5-5 किलोमीटर जाकर पानी लेकर आना पड़ रहा है। ठीक है, ग्रामीणों की तरफ से समिति को मामूली भुगतान किया जाता है तथा समिति जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। अब तक 34 आरओ प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और आगामी 3 वर्षों में 333 प्लांट स्थापित करने की योजना है। देखो पहली बात तो जो बुक प्रिंट हुई होगी ना, ये तब के आंकड़े हैं। अगर इसको अभी हम एग्जाम बाद ढंग से अगर देखा जाए तो सीएसआर एक बहुत अच्छा स्टडी करने के हिसाब से टॉपिक है। आप अपनी जीके के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। घरेलू स्वच्छता प्रोजेक्ट, घरेलू शौचालय किसी भी समुदाय में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण जरूरत होती है। जैसे बीच में मोदी जी ने क्या करा था, अभियान चलाया था कि हर घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सब्सिडी भी वहाँ पर दी थी। 2013 से निर्मल भारत अभियान के तहत केरियन इंडिया और सरकार ने साथ मिलकर पीपीपी आधार पर बेरीवाला तला, भाड़खा और मुंडो की ढानी ग्राम पंचायत में शौचालय था स्नानागार बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया और 4500 परिवारों में 2657 शौचालय निर्मित किए गए। देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हर जगह तक पहुंच पाए, पर अगर वो कंपनी वहाँ से प्रॉफिट कमा रही है तो उसका उद्देश्य था, और उसका एक उद्देश्य में तो ये आ गया कि उसको सीएसआर करना चाहिए। साथ ही कर्तव्य भी वहाँ पर आ गया कि नहीं, उसे सीएसआर के लिए काम करना चाहिए। उसने वहाँ पर क्या करा, लोगों को शौचालय निर्मित करके दिए ताकि वहाँ के लोग स्वस्थ रहें। सोलर प्रोजेक्ट, बाड़मेर जिले में ऑफ गाँवों में विद्युत उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए गए। अब देखो केरियन इंडिया ने सन एडिसन के साथ मिलकर 27 किलोवाट और मिनी ग्रिड पावर प्रोजेक्ट के जरिए 100 परिवारों तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है और ग्रामीणों के सहयोग से 90 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में ये काम उन्होंने पूरा यहाँ पर करा है। क्लियर। स्कूल शिक्षा सुधार प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत सितंबर 2013 में केरियन इंडिया चिन्हित क्षेत्रों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राजकीय विद्यालयों को गोद लेगी और जो भी कमी है उसको दूर करेगी। मोबाइल हेल्थ वैन, राजस्थान सरकार, यानी कि देखा जाए तो केरियन इंडिया ने कितने सारे इनिशिएटिव लिए और यहाँ पर मेन फोकस केरियन इंडिया का ही इन्होंने किया है। मोबाइल हेल्थ वैन कितने गाँव में सेवा दे रही है, 144। पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, केरियन इंडिया उठा रहा है। आई होप बहुत अच्छा चैप्टर था।
ठीक है, और हमें कुछ नया जानने को यहाँ पर मिला कि ऐसा भी सच में होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बाकी जो 11, 12 का 13 चैप्टर आपका बच रहा है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाम 5 बजे तक एनी हाउ अपलोड में कर दूँ। ठीक है, और नहीं भी होता है तो आज में वो आपको गारंटीड मिल जाएंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कमेंट बॉक्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ ठीक है मैम ने अच्छी हमें क्या करी, एक गाइडलाइन दी, प्रिपरेशन करवाई, तो ज़रूर मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप भी सब्सक्राइब करना और हम आगे भी कंटिन्यू और वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। साथ ही जल्दी 11, 12 का भी मैं मटेरियल शुरू कर दूँगी मेरे वीडियोज़ में, तो आप आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। टेक केयर, पढ़ते रहना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।